अच्छा जी, आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। रब्बि इश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वाहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बि ज़िदनी इल्मा। कल हमने FA2 का कोर्स बकायदा स्टार्ट करा था। FA2 में हमने समझा था कि भाई आप कोर्स पढ़ रहे हो, फाइनेंशियल अकाउंटिंग पढ़ रहे हो। फाइनेंशियल अकाउंटिंग क्या है, बिजनेस क्या है, ऑर्गेनाइजेशन, इसके अलावा और क्या बातें समझी थी हमने, एसेट्स और लाइबिलिटीज। ठीक है, बिजनेस की टाइप्स, काइंड्स, ये भी समझी थी। अब बात कर लेते हैं किसकी भाई, एसेट्स हो गए थे, लाइबिलिटीज, देन रेवेन्यूज। रेवेन्यू रेवेन्यूज क्या होते हैं? या इनकम किसे कहते हैं? तो हम किसी काम कोई भी काम करें बनाते हैं या फिर कैसे, क्या काम कोई करके? चीज सेल कर कोई चीज सेल करके, या और किसी के लिए कोई भी काम करें। किसी के लिए कोई काम करते हैं, इन शॉर्ट सर्विस प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, आप रेवेन्यू किसे कह सकते हो? सिर्फ पैसा लेना आपके लिए रेवेन्यू नहीं कहलाएगा या इनकम नहीं कहलाएगा तब तक जब तक आप उसको सर्विस ना प्रोवाइड कर दो अपनी तरफ से, या फिर उसको गुड सेल ना कर दो, तब तक तुम उस अमाउंट को रेवेन्यू या इनकम नहीं मानोगे। बिजनेस तब तक रेवेन्यू नहीं मानता जब तक वो अपनी तरफ से, अगर कोई सर्विसिंग बिजनेस है तो वो सर्विस जब तक प्रोवाइड ना कर दे। जब प्रोवाइड कर देगा, अगर उसने नहीं भी रिसीव करी अमाउंट, तो उसके लिए तब भी इनकम कहलाएगी। क्यों? क्योंकि उसने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी, वो अपने पास इनकम रिकॉर्ड करेगा। हाँ, दूसरी चीज क्या है, जब गुड सेल कर दो, सेम इसी तरह से आप देखो, क्या भाई हम ये भी तो कहते हैं गुड सेल करी है, कस्टमर ने भी आपको पेमेंट नहीं दी, तब भी आप क्या लिखते हो? सेल्स। क्यों? क्योंकि बिजनेस की वो इनकम हो गई है, वो रेवेन्यू जनरेट हो गया है। जब वो रिसीव कर लेगा तो वो लिख देगा भाई कैश आपके पास आ गया है। बहरहाल, तो रेवेन्यू या इनकम से क्या मुराद है? अमाउंट। ये क्या है? रेवेन्यूज या इनकम आर द अमाउंट, revenues या incomes are the amount earned by the business revenues, incomes are the amount earned by the business for selling goods or providing services. जब ऑर्गेनाइजेशन या बिजनेस गुड्स को सेल कर दे या फिर प्रोवाइड कर दे सर्विस, तो भाई उसके लिए क्या हो जाएगी? इनकम हो जाएगी। अब आपको मैं कोर्स कंप्लीट करवा देती हूँ, तो मेरे लिए, मेरी ऑर्गेनाइजेशन की तरफ से वो क्या हो जाएगी? फी इनकम। क्या हो जाएगी भाई? क्या कहलाएगी? फी इनकम या फी रेवेन्यू। आप मुझे भले ही उस महीने में पेमेंट ना करो, नेक्स्ट मंथ में करो, तो मैं तो उस महीने की, भाई FA1 का कोर्स मैंने क्रैश अनाउंस कर दिया। अब क्रैश में मेरे पास, मैंने उसकी फीस रखी कितनी भाई? फॉर एग्जाम्पल 10,000 मैंने कर दी, 10,000 नहीं, 1,000 मैंने उसकी फीस रखी कि भाई FA1 का क्रैश कोर्स मैं एक महीने में करवा रही हूँ। तो अब जितने स्टूडेंट्स मेरे पास आएंगे, मैंने उनसे कहा कि आप एडवांस फीस दे देना। सही है, एडवांस फीस का कहा था, लेकिन हर बच्चा इस चीज पे नहीं माना। अब कितने स्टूडेंट्स मेरे पास एनरोल हुए? 10 स्टूडेंट्स मेरे पास एनरोल हुए हैं, तो मेरे पास कितनी होनी चाहिए थी? 10,000। ऐसा ही है, ऐसा ही है ना? लेकिन हुआ क्या भाई? 10,000 होनी चाहिए, लेकिन मेरे पास इन 10 स्टूडेंट्स में से जस्ट 7 स्टूडेंट्स आए और उन्होंने मुझे पेमेंट दे दी। यानी मेरे पास कितनी पेमेंट आई? 7,000 आई। ठीक है, बाकी की रिमेनिंग कितनी है? 3,000। अब
3000 आपके स्टूडेंट्स के पास से आनी थी, लेकिन स्टूडेंट्स ने कहा मिस हम ऐसा करते हैं कि अभी फिलहाल क्योंकि कुछ कुछ भी रीजन है, हम आपको इस महीने के आखिर में या फिर नेक्स्ट मंथ के बिल्कुल स्टार्टिंग में आपको पे कर देते हैं। हमने कहा सही है, आप आ जाओ। तो भाई जब मैं इस पूरे महीने की आपको सर्विस प्रोवाइड कर दूंगी, तब मैं इस 3000 को क्या लिखूंगी कि मेरी इनकम हो गई है, यानी 7000 मेरी इनकम हो गई है, साथ साथ 3000 भी हो गई है। क्यों? क्योंकि मैंने तो आपको सर्विस प्रोवाइड कर दी। भले ही ये 3 स्टूडेंट से मुझे उस टाइम पे पेमेंट ना मिले, नेक्स्ट टाइम पेमेंट मिल जाए, तो आप क्या लिखते हो, क्या लिखोगे? रिसीबल। ठीक है, रिसीबल आपका डेबिट हो जाता है। तो यहाँ अगर मैं फी की बात कर रही हूँ तो फी रिसीबल डेबिट हो जाता है, फी रिसीबल डेबिट कर देते हैं। क्यों? क्योंकि इन फ्यूचर ये मुझे मिलेगा। अभी क्या है मेरे लिए, मेरा ये एसेट है, मेरा हक है उसके पैसों पे। तो ये मैं क्या कर देती हूँ भाई, फी रिसीबल डेबिट। और आपके पास सेल्स या फी इनकम, इसको सेल्स के बजाय आप फी इनकम लिखो तो बेहतर है। फी इनकम क्रेडिट, क्योंकि भाई हमारी तो ये क्या हो गई है, इनकम हो गई है। तो भाई आप क्या लिख देते हो, इतने से क्रेडिट कर देते हो। क्लियर है? किसके बारे में बात हो रही थी? ये 3000 के बारे में। और ये तो आपके पास है, 3000 जो है इसमें क्रेडिट होगी। 3000 क्रेडिट होंगे, साथ साथ 7000 भी क्रेडिट हो जाएगा। मैं दोनों की एग्जाम्पल दे रही हूँ, देखो। क्योंकि बच्चों की नजर में क्या कॉन्सेप्ट होता है कि जो आपने फी अर्न कर ली है, यानी अर्न करने से वो समझते हैं कि उनके पास आना। हालांकि अर्निंग का ये मतलब नहीं है अकाउंटिंग की नजर में। अकाउंटिंग का मतलब, अकाउंटिंग क्या कहती है, इनकम क्या है, आपने सिर्फ पैसा जब रिसीव करा वो आपकी इनकम नहीं है। अगर तो तुमने सर्विस प्रोवाइड कर दी, भले ही तुम पैसा रिसीव करो या ना रिसीव करो, तो एक कंडीशन में तो आपको 7000 रिसीव होता हुआ दिख रहा है ना, दूसरी कंडीशन में रिसीव होता हुआ नहीं दिख रहा। लेकिन तब भी मैं क्या कह रही हूँ, आप टोटल 10000 को, जो महीने का आखिर होगा, आपको अपनी इनकम मानोगे। सिर्फ 7000 नहीं माननी, पूरी 10000। क्यों? क्योंकि महीने के आखिर में तुमने 7000 तो ऑलरेडी जो पहले से एडवांस में ले लिए थे, अब तुम्हारी लाइबिलिटी खत्म हो गई, और वो लाइबिलिटी के बजाय अब वो क्या बन गई, तुम्हारी इनकम बन गई है। दूसरा क्या, 3000 तुमने अभी तक उन स्टूडेंट से रिसीव नहीं करे, नेक्स्ट मंथ में करोगे। अभी रिसीवल का नाम लिखो, जैसे हमने ये बात करी, ये मैंने एंट्री सिर्फ 3000 के हवाले से बनाई है। तो जितनी तुम रिसीव करोगे इन फ्यूचर, अभी क्या है तुम्हारे लिए, इन फ्यूचर करोगे नेक्स्ट मंथ तक, अभी तुम्हारा उस पर हक है, तुम्हें इन फ्यूचर को बेनिफिट दे सकता है, तुम्हारे बिजनेस के लिए क्या है, वो एसेट है। और दूसरी चीज क्या क्रेडिट हो रही है, इनकम। क्यों? क्योंकि तुमने अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दी। ठीक है जनाब। तो आप क्या लिखोगे, जब आपने सर्विस प्रोवाइड कर दी या गुड्स सेल कर दिए, तो वो आपके लिए क्या होती है भाई, आपकी इनकम होती है। सेम इसी तरह से जरा गौर करें, हम लिखते हैं गुड्स सोल्ड ऑन क्रेडिट या ऑन अकाउंट, तो क्या आपको वहां कस्टमर पे कर देता है? नहीं, आपको क्विकली पेमेंट नहीं करता है, वो ऑन स्पॉट पेमेंट नहीं करता, वो आपको बाद में, हाँ जितना इमीडिएट हो सकता है आप उसको कहते हो कि भाई 15 दिन 10 दिन में, तो आप ऑफर भी करते हो, लेकिन उस टाइम पे उसी दिन आपको वो पेमेंट नहीं करता। इस वजह से आप कहते हो क्रेडिट आपकी ट्रांजैक्शन है, क्रेडिट सेल है। तब भी देखो क्या लेते हो, अकाउंट रिसीवेबल आपका डेबिट होता है ना, और सेल्स क्या होती है, क्रेडिट। सेल्स इसका मतलब क्या है, रेवेन्यू अकाउंट है। हमने एक पढ़ा था भाई, आपके पास घर है, कौन से 5 घर है, एसेट है, लाइबिलिटी है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, इक्विटी है। इनके अंदर कुछ लोग रह रहे हैं। एसेट के अंदर कौन कौन है, एसेट के 2 बेटे हैं, एक करंट एसेट एक नॉन करंट एसेट, उनकी फैमिलीज हैं। करंट एसेट की फैमिली कैश, बैंक, अकाउंट रिसीवेबल, नोट रिसीवेबल, है ना, इन्वेंट्री है, प्रीपेड है या प्रीपेमेंट है, वो सब करंट फैमिली के, मतलब आप कह सकते हो कि करंट जो फादर है उनके फिर बच्चे या जो भी है। दूसरे आपके पास नॉन करंट लाइबिलिटी है, सॉरी नॉन करंट लाइबिलिटी पे आ गई, नॉन करंट एसेट है। तो भाई दूसरे बेटे के भी बच्चे हैं, कौन कौन से, लैंड है, बिल्डिंग है, मशीनरी है, इक्विपमेंट है, बहुत सारी और चीजें आ रही हैं आपके पास। तो वो किसकी फैमिली है, नॉन करंट एसेट भाई की। अब इसी तरह से दूसरा घर है आपके पास लाइबिलिटीज का,
लाइबिलिटीज एक हाउस है, उसके अंदर भी दो फैमिलीज हैं, एक करंट और एक नॉन करंट। करंट के अंदर आपने देखा था अकाउंट्स पेबल, नोट्स पेबल, है ना, वो उसके बच्चे हैं, समझ लो। फैमिली ट्री बनाओ, फैमिली ट्री को सोचते हुए करोगे तो फिर आपको समझ में आएगा कि फैमिली ट्री क्या है। जैसे हम देखते हैं ना भाई, मुख्तलिफ रिलीजन है, मुख्तलिफ आपके कल्चर्स होते हैं, तो समझ लो कि ये क्या है, एक हाउस है जिसके अंदर फैमिली ट्रीज देख रहे हो। अब उस फैमिली ट्री की कुछ, समझ लो, कल्चर है। किसी का कल्चर क्या है कि आपको वो एक्सपेंस की तरह दिखता है, किसी का कल्चर क्या है, आपको वो इनकम की तरह दिखता है। तो इसको एक कल्चर की तरह मानो, डिफरेंट कल्चर्स होते हैं, तो उसको समझो। सही है। अब वो कैसा रिएक्ट कर रहे हैं किस वक्त में, रिएक्ट से मुराद कब वो डेबिट हो रहे हैं, कब वो क्रेडिट हो रहे हैं, तो इसको ऐसा करके समझ लो, आपको इससे फिर आसानी होगी। ठीक है। तो रेवेन्यू भी क्या है, एक हाउस है। इस हाउस के अंदर तो बड़ी फैमिली नहीं बल्कि सब एक साथ रह रहे हैं। कौन कौन से, भाई आपके पास सेल्स है, इसके अलावा समटाइम रेंट इनकम या रेंट रेवेन्यू, इसके अलावा आपके पास और क्या हो सकता है, कमीशन इनकम, कमीशन इनकम या कमीशन रेवेन्यू। पेजेस वगैरह है। हाँ, अगर आप लेबर हो तो आप इनकम, जो भी इनकम जनरेट हो रही है, आपने सर्विस दे दी, आप क्या लिखोगे, वेजेस इनकम। अच्छा, सेम इसी तरह से मैं यहाँ सर्विस प्रोवाइड कर रही हूँ, ठीक है, इन केस मैं रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं एडमिन में हूँ, मैं कोई और हूँ, तो वहाँ एम्प्लॉय के तौर पे काम कर रही हूँ, वहाँ मेरी क्या होगा भाई, मैं तो सैलरी लूंगी, है ना। तो मैं वहाँ फी, आप कह सकते हो फी, आपके पास जैसे मेरे पास अगर आएगी, तो मैं टीचर हूँ, मेरे लिए फी इनकम है, वहां उनके लिए दूसरी इनकम कहलाएगी। तो हर एक की अलग अलग है। मैंने अपना ये बिल्डिंग है या शॉप है वो रेंट पे दिया, तो अमाउंट जैसे जनरेट करूंगी वो मेरे लिए रेंट इनकम होगा। मैंने कोई काम कमीशन पे करा, मैंने घर दिलवाया, मैं एजेंट के तौर पे काम कर रही हूँ, तो एजेंट के तौर पे काम करने के लिए क्या होता है भाई, जो आपको परचेज करना चाहता है वो भी आपसे आके मिलता है, जो सेल करना चाहता है वो भी आपसे मिलता है। आपने दोनों पार्टियों को दिखाया घर, और क्या हुआ, एग्रीमेंट हो गया। किसने करवाया, आपने करवाया, आपने ऑलरेडी बोल दिया था मैं इतना परसेंट कमीशन लूंगा। तो आपके लिए वो जो इनकम आ रही है, चाहे वो 1% हो, 10% हो, जितना आप लोग के दरमियान सेट हुआ है, तो आप अपनी सर्विस प्रोवाइड करने के नतीजे में जो अर्न कर रहे हो वो आपके लिए कमीशन इनकम कहलाएगा। क्लियर है। ठीक है जनाब। इसी तरह से आप जब गुड सेल करते हो तो वो क्या हो जाएगी, आपकी सेल्स कहलाएगी। ठीक है, सेल्स इनकम लिखना जरूरी नहीं है। इसके अलावा कोई और कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हो, कोई जैसे लॉयर्स होते हैं प्रोफेशनल जो आपको दिख रहे होते हैं, वो प्रोफेशनल कंसल्टेंसी प्रोवाइड कर रहे हैं। मींस ये भी फीस के अंदर आ जाए, तो वो अपनी फीस देते हैं और हाँ, कंसल्टेंसी फी। हो सकता है कि आपको बाहर अब्रॉड जाना हो, आपने कोई उनसे कंसल्टेंसी ली हो, ठीक है, डॉक्टर की फीस, वॉट एवर जो भी है, वो उसके लिए क्या हो जाएगी, इनकम कहलाएगी। क्लियर है ये। मैंने इन शॉर्ट बताया है, इनकम कब कहोगे, कब उस फैमिली में उस घर में डालोगे, जब आप अपनी गुड्स सेल कर दो या फिर अपनी सर्विस प्रोवाइड कर दो, तो वो किसके मेंबर हो जाएंगे, इनकम हाउस के मेंबर। क्लियर है यहाँ तक, कोई ऐसी चीज जो समझ में ना आए। अच्छा जी, फिर आगे बढ़ते हैं, रेवेन्यू के बाद एक्सपेंसेस पर आ जाते हैं। एक्सपेंसेस, अब एक्सपेंसेस की कुछ चीजें दिखने में मिलती हैं, यानी हम सिर्फ पैसा देने को, मोस्टली बच्चे क्या कहते हैं, एक्सपेंसेस क्या है भाई, वो कहते हैं अखराजात। उर्दू में मैंने लफ्ज नहीं पूछा है, मैंने क्या कहा है, एक्सपेंसेस किसे कहते हैं, एनी आइडिया। वो चीज जरूरत की हो उसकी, कोई चीज हमारी जरूरत की हो डेली की, और हम चीजों को लेना हो हमारे एक्सपेंस हो, तो याद भी जरूरत की चीजें लेना आपका एक्सपेंस, ये कह रहे हो आप? और इसके अलावा एनीथिंग एल्स, कुछ भी नहीं। देखिए, जरूरत की चीजें कैसे लेना, अगर तो आप गुड्स परचेज कर लो,
ठीक है, तो हमने जैसे देखा था, आप गुड्स परचेज कर लो, भले ही आप उसकी पेमेंट बाद में करो या उसी टाइम कर लो, जब आपने गुड्स परचेज कर ली तो वो बिजनेस के लिए क्या है भाई, एक्सपेंस है। क्या है, एक्सपेंस। तो मैं कह सकती हूँ कि परचेज ऑफ गुड्स इज कॉल्ड एक्सपेंस। इसके अलावा और एक्सपेंस क्या है, और कैसे पहचानोगे कि भाई ये एक्सपेंस हाउस का मेंबर है, कैसे पता चलेगा? जब आप किसी की सर्विस ले लो, चाहे उसकी पेमेंट उस टाइम पे करो या बाद में करो, आप जब सर्विस ले लोगे तो वो उसके लिए क्या बन जाएगा, एक्सपेंस। जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी भाई, जनवरी के मंथ में आप के इलेक्ट्रिक की सर्विस यूज कर रहे हो, बिल आता है आपको एंड ऑफ द मंथ 28-29 तक, और इस पे ड्यू डेट लिखी हुई है 10 तारीख अगले महीने की। तो क्या तुमने उसकी सर्विस ले ली? जी हाँ ले ली। क्या तुमने उसकी पेमेंट करी? नहीं, नेक्स्ट मंथ में करोगे। तो सर्विस लेने की वजह से वो चीज क्या बन जाएगी आपके लिए, एक्सपेंस। ठीक है, तो आप लिख सकते हो भाई क्या, टेकन सर्विसेज इज कॉल्ड एक्सपेंस। इसके अलावा और किसे कहेंगे एक्सपेंस? एक्सपेंस यही होता है। अच्छा जी, ये तो हमारे सामने और चीजें आई थी कि भाई परचेज करते हो गुड्स, या फिर आप किसी की सर्विस, चाहे वो इंडिविजुअल अगर ऑनर है वो ले रहा है, या ऑर्गेनाइजेशन बहुत बड़ी है पैमाने पर है वो ले रही है, एक्सपेंसेस किसे कहेंगे? ये दो पॉइंट्स आ गए। इसके अलावा क्या था भाई, आपको मैंने कहा था, एक पॉइंट बताया था भाई, क्या आप जाते हो एक शॉप पर, और वो शॉप किसकी है, क्रेडिट कार्ड वगैरह जो आप कहते हो बैलेंस डालने की, वहां जाते हो और कहते हो 1000 का मेरा बैलेंस डाल दो, वो आपके पास आ जाता है 1000 का। उस टाइम मैंने क्या कहा था, आपने उसको पेमेंट तो कर दी है, वो 1000 आपके लिए क्या है, प्री पेमेंट, प्रीपेड। यानी प्रीपेड मैंने क्या कहा था, 1000 आपके पास प्री पेमेंट है या प्रीपेड है। प्री पेमेंट या प्रीपेड किसे कहते हैं, एसेट को। किसे कहते हैं भाई, ऐसे एसेट को। क्या आपने ये 1000 रुपीज यूज कर लिए थे? नहीं करे थे। एसेट किसे कहा था भाई, इन फ्यूचर तुम्हें उसको बेनिफिट मिलना है। अब समझो, क्या आपने उस टाइम पे 1000 कर लिए थे अपने जो मोबाइल में, उसमें रिचार्ज कर लिए। अब आगे की बात, मैंने हाफ स्टोरी सुनाई थी, अब उसमें से आपने पैकेज कर लिया, कॉल मैसेज और इंटरनेट का। फॉर एग्जांपल इस 1000 में से जस्ट 500 का आपने पैकेज कर लिया। कितना यूज कर लिया तुमने पैकेज करके, 500। रिमेनिंग कितने रह गए होंगे, 500। तो भाई जो आपने पैकेज कर लिया वो क्या हो गया, आपने यूज कर लिया। बेनिफिट जो हो सकता था 1000 में से, वो उसमें से आपने 500 का बेनिफिट ले लिया, यूज कर लिया। तो भाई ये 500 आपके क्या बन गए, एक्सपेंस। क्या बन गए, आपने ये चीज देखी क्या, कि एसेट किस में तब्दील हो गया, एक्सपेंस में। एसेट 1000 था, बदल गया 500, जब उसने यूज कर लिया तो उसने अपना रूप चेंज कर लिया, सर्विस तुमने ले ली उसकी, क्या हो गया, वो एसेट से बदल के क्या बन गया, एक्सपेंस। ये बात क्लियर हुई? तो आप ये भी लिखते हो क्या, कि क्या कहते हैं, एक्सपेंस किसे कहेंगे, कि जब आप एसेट का पार्ट यूज कर लो, द कंजम्पशन ऑफ एसेट, द कंजम्पशन या कंज्यूम पार्ट, द कंज्यूम्ड पार्ट of an asset is called expense। जितना तुम उसको कंज्यूम करते रहोगे उस पार्ट को, वो क्या बनता रहेगा, एक्सपेंस बनता रहेगा। सेम इसी तरह से भाई, ऑफिस है, आप ऑफिस में काम कर रहे हो, 1 तारीख आई, जनवरी 1 पे आपको अमूमन पता है कि भाई पूरा महीना आपसे सर्विस लेते हैं और नेक्स्ट मंथ में आपको क्या करते हैं, पेमेंट करते हैं। लेकिन इस साल क्या हुआ, जनवरी 1 पे ही हमारी तनख्वाह आ गई। क्या आपने उस महीने की सर्विस प्रोवाइड करी थी? नहीं करी थी। ठीक है, तो जब आपके पास फॉर एग्जाम्पल
10,000 आ गए। 10,000 उस टाइम पे बिजनेस की नजर से देखना, बिजनेस ने तो आपको पहले से पेमेंट कर दी है। बिजनेस ने क्या आपसे उस टाइम पे सर्विस ली है जनवरी 1 को, उस महीने की? नहीं ली है। अभी जनवरी स्टार्ट हुआ है और आपके अकाउंट में बैलेंस आ गया 10,000, तो ये क्या है आपके लिए? एसेट है। वेरी गुड। ये 10,000 आपके लिए क्या है? एसेट है। क्यों एसेट है? क्योंकि ये भाई प्री पेमेंट है। क्या है? प्री पेमेंट। क्लियर है? जब प्री पेमेंट है तो भाई जितनी वो तुमसे सर्विस ले लेंगे, यानी जितने दिन की सर्विस होती रहेगी वो कन्वर्ट होता रहेगा किसमें? एक्सपेंस में। एग्जाम्पल के तौर पे आपने 1 तारीख को पेमेंट कर दी थी, अब आ गई क्या भाई? जनवरी 15 आ गई। तो इसमें से हाफ अमाउंट क्या हो गई होगी? 10,000 में से हाफ अमाउंट क्या हो गई होगी? 15 तारीख हो गई है। 15 दिनों की सर्विस ले ली, यानी हाफ अमाउंट किस में बदल गई? एक्सपेंस में। क्लियर है? यही तो हमने नहीं कहा था, कंज्यूम पार्ट, जितना पार्ट तुम कंज्यूम कर लो किसका भाई? एसेट का, वो क्या बनता रहता है? एक्सपेंस बनता रहता है। क्लियर है ये चीज? सेम इसी तरह से अब आओ, आगे आओ और बढ़ते हैं। क्या? कि भाई जब आप क्या करते हो, नॉन करंट एसेट परचेज करते हो। क्या करते हो? नॉन करंट एसेट परचेज करते हो। एग्जाम्पल, आपने जनवरी 1 2021 में एक मशीन या एलईडी परचेज करा। इसकी कॉस्ट कितनी थी भाई? इसकी कॉस्ट थी आपके पास 100,000। और जब हमने परचेज करा था तो इसको बताया था कि ये 5 साल चल सकता है, यानी इसकी लाइफ कितनी दी गई है? 5 इयर्स। अच्छा जी, तो मुझे बताएं, जब मैंने इसको 1 तारीख को परचेज करा था जनवरी 1 2021 में, तो मैंने जब अदायगी 1 लाख की कर दी थी, तो ये 1 लाख मेरे लिए क्या है? क्या मैं इसको एक्सपेंस मान लूं? क्या होगा? मैंने कहा जब मैंने जनवरी 1 2021 में इस मशीन को परचेज करा था, तो जो 1 लाख रुपए दिया था, क्या मैं उसी दिन इसको एक्सपेंस मान लूं? नहीं। क्यों? यूज नहीं करा। चलो, यूज नहीं करा। आपने कहा जनवरी से दिसंबर तक, ठीक है, दिसंबर 31 तक, 2021 तक मैंने इसको 1 साल यूज कर लिया। तो क्या मैं पूरा 1 लाख एक्सपेंस मान लूं December 31 2021 पे आके? पूरा का पूरा 1 लाख? पूरा नहीं। फिर कब? 2022 पे, 2023 पे। 5 साल इसकी लाइफ दी गई ना, 2024 या 2025 पे। आप कह रहे हो कि मैं 2025 December 31 2025 में आके पूरा तब एक्सपेंस मानू 1 लाख का? पूरा तब? तो फिर मैं 4 साल क्या करूं? 4 साल कुछ रिकॉर्ड करूं या ना करूं? क्या रिकॉर्ड करूं? जितना यूज करा उतना क्या करती रहूं भाई? इसको एक्सपेंस होता रहता है। एग्जाम्पल कैसे? आपने कहा कि भाई आपने इसको 1 लाख पे खरीदा था और 5 साल ये यूज हो सकता है। तो जब आप इसमें देखते हो, क्या देखते हो? जब आपने इसको 1 लाख में खरीदा और 5 साल इसकी लाइफ थी, तो आप इसको ब्रेक डाउन करते हो, इसकी कॉस्ट पे डिवाइड करते हो, तो कितना आंसर आता है भाई? 20,000 आता है। आपने कहा जब मैंने 2021 में, कब से लेके भाई? जनवरी 1 से लेके December 31 तक मैंने इसको पूरा यूटिलाइज कर लिया, तो 1 साल में ये कितना एक्सपेंस हो रहा है? 20,000 का। फिर नेक्स्ट ईयर आएंगे 2022 में, तब भी क्या होगा? 20,000 का ये हो जाएगा एक्सपेंस। तीसरे साल में आएंगे, कितना भाई? 2023 में सेम आपके पास जनवरी से दिसंबर तक का पीरियड चल रहा है, यहाँ पे भी क्या होगा? 20,000 का एक्सपेंस हो जाएगा। अब आप खुद देख रहे हो कि ये इसी तरह हर साल, एक एक साल में क्या हो रहा है? 20,000 का एक्सपेंस, 20,000 का एक्सपेंस। जरा इस बात पे गौर करना। देखो हमने परचेज कब करा था? जनवरी 1 2021 में कितने का परचेज करा था? 1 लाख रुपए का। अब जब आप पहले साल में, पहले साल यानी 2021 में
इसको फुल्ली यूटिलाइज यानी जैन से दिसंबर इस्तेमाल कर रहे हो पूरा साल, आपने कहा 20,000 का क्या हो गया, ये एक्सपेंस आउट हो गया, लिया कितने का था, 1 लाख का। तो क्या आप दिसंबर 31 को 2021 पे 1 लाख ही लिखोगे? नहीं, क्या करोगे, 1 लाख में से ये 20,000 माइनस कर दोगे, कितना रह जाएगा भाई, 80,000। यानी इस एलईडी या इस मशीन की कॉस्ट कितनी इस मशीन की बुक वैल्यू कितनी रह जाएगी, 80,000। क्यों, 20,000 क्या हो गया, एक्सपेंस आउट हो गया। इसी तरह जब सेकेंड ईयर पर आएंगे इसी तरह जब सेकेंड ईयर पर आएंगे 2022 पे, तो इस साल आपका 20,000, पिछले साल का 20,000, टोटल कितना हो जाएगा, 40,000। 1 लाख की आपकी क्या थी भाई, 1 लाख की कॉस्ट थी। तो आप नेक्स्ट ईयर पे 40,000 जब आप इसको फुल्ली यूज कर लोगे, कितना रह जाएगी इसकी वैल्यू, 60,000 तब बन जाएगी बुक वैल्यू। आप ये चीज देख रहे हो, क्या देख रहे हो कि भाई जितना एसेट यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है, रिड्यूस होता जा रहा है, ठीक है। एसेट क्या हो रहा है, रिड्यूस हो रहा है, और रिड्यूस होने के बाद जितनी रिडक्शन हो रही है वो क्या बनती जा रही है, एक्सपेंस होती जा रही है। इस एक्सपेंस का नाम, एनी आइडिया, हमने लास्ट टाइम ही पढ़ा था। चलो अभी मैं बताती हूँ, क्या पॉइंट लिखना था भाई, द रिडक्शन in the value of an asset is called expense। अच्छा, एसेट कौन सा भाई, नॉन करंट फिक्स एसेट, ये आप लिख लीजिएगा, टेंजिबल नॉन करंट एसेट, टेंजिबल नॉन करंट एसेट। अच्छा जी, तो आप जब रिडक्शन देखते हो किसकी वैल्यू में, एसेट की वैल्यू में, तो वो कहलाता है आपके लिए डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्या कहलाता है, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस। क्लियर है अच्छा जी, फिर इसके अलावा और किसे आप एक्सपेंस कहोगे, बिजनेस को चलाने में, बिजनेस को ऑपरेट करने में जितनी भी कॉस्ट लग रही है, वो जनरेटर चल रहा है ना इसलिए मैंने देखा। ठीक है, इसके अलावा बिजनेस को ऑपरेट करने में, चलाने में जितनी भी कॉस्ट आ रही है, चाहे वो आपकी यूटिलिटीज की, चाहे वो मेंटेनेंस की, चाहे वो एडवर्टाइजमेंट की, चाहे वो ट्रांसपोर्टेशन की, चाहे वो किसी ऑफिस स्टाफ की सैलरीज की, चाहे वो किसी लेबर स्टाफ की सैलरी की, किसी की भी, तो वो तमाम क्या है, बिजनेस के लिए एक्सपेंस है। लिखते हैं, द कॉस्ट ऑफ डूइंग या ऑपरेटिंग बिजनेस इज कॉल्ड एन एक्सपेंस। ठीक है जनाब, तो हमारे पास कौन कौन से एक्सपेंसेस आ जाएंगे, क्या क्या नाम होगा इनके फैमिली मेंबर्स का। जैसे मैंने आपको कहा, डेप्रिसिएशन एक्सपेंस है। इसी तरह से जब आप सेल करते हो, किस पे भाई, क्रेडिट सेल करते हो, तो आप उस टाइम पे रिकॉर्ड करते हो अकाउंट रिसीबल। अकाउंट रिसीबल मैंने कहा था एसेट है, कौन सा एसेट है, करंट है। करंट एसेट है। अब मैंने अकाउंट रिसीबल और नोट रिसीबल में फर्क समझाया था, क्या था, कौन रिसीवर्स को बस हम नोट डाउन ज्यादा नहीं करते, किसी भी पेपर वगैरह पे, और वो रिसीवर्स को बस हम नोट कर लेते हैं। पेपर वगैरह पे नहीं, मतलब लीगली आप जो कॉन्ट्रैक्ट करते हो वो नोट रिसीबल पे करते हो, सही है। यानी कॉन्ट्रेक्चुअल या रिटर्न एग्रीमेंट होता है नोट रिसीबल में, और रिटर्न एग्रीमेंट नहीं होता, वर्बल आप कह सकते हो किसमें, अकाउंट रिसीबल, जब आप रिकॉर्ड करते हो। अच्छा मुझे ये बताओ, कौन सा सिक्योर है और किसमें आपको रिस्क लग रहा है, क्यों नोट रिसीवर। और रिस्क किसमें लग रहा है, अकाउंट रिसीबल में। तो क्या ऐसा मुमकिन है कि जितने भी आपने गुड्स सेल करी है और रिकॉर्ड करा है, 100% आपके ईमानदार कस्टमर आके आपको दे दे, ईमानदार निकले,
नहीं ना, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो उस टाइम पे क्या होता है, आपको या तो शुभ होता है कि इन फ्यूचर ये आपकी अमाउंट डूबने वाली है, या आपको कंफर्म होता है आप उसके लिए कैसा, आप क्योंकि आपका पैसा क्या हो गया, या तो डूब गया या फिर डूबने वाला है। एक होती है कंफर्मेशन, एक होता है डाउट। दोनों ही चीज में आपको अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या कहता है, अगर तुम्हारा एक्सपेंस हो गया या तुम्हें खर्च लग रहा है इन फ्यूचर होगा, तो भाई कंजर्वेटिज्म आपका प्रिंसिपल कहता है अभी इसको एक्सपेंस रिकॉर्ड कर लो, इन फ्यूचर होगा अभी रिकॉर्ड कर। ठीक है, क्योंकि हमें ओवर भी नहीं दिखाना है अपने एसेट्स को, ना ही अपनी लाइबिलिटीज को अंडर स्टेट दिखाने हैं। इस वजह से आप क्या करते हो, उसको एक्सपेंस मानते हो। भाई ये इस एक्सपेंस का क्या नाम है, बैड डेट्स एक्सपेंस। क्या कहलाता है, बैड डेट एक्सपेंस। या इसको डाउटफुल डेट भी कहा जाता है, डाउटफुल डेट, या फिर इसको इरिकवरेबल डेट्स भी कहा जाता है। इरिकवरेबल डेट्स भी इसको कहा जाता है। इसके अलावा भाई आपने एम्प्लॉय की सर्विस ले ली लेकिन पे नहीं करा, तो आपके लिए क्या हो गया, या पे कर भी दिया, जब आपने उसको क्या कहते हैं, उसकी सर्विस ले ली है, किसी भी एम्प्लॉय की सैलरी आपको देनी है, तो क्या होगा, सर्विस एक्सपेंस, चाहे आप उसकी पेमेंट उस टाइम पे कर रहे हो या बाद में कर रहे हो, सैलरीज एक्सपेंस है। ठीक है, इसके अलावा लेबर की बात आएगी, तो वहां क्या हो जाएगा, वेजेस एक्सपेंस, उसकी सर्विस ले लिए। इसी तरह आपके पास इंटरनेट कनेक्शन है, गैस का है, आपके पास इलेक्ट्रिसिटी है, उनकी बिलिंग आ रही है, सर्विस यूज कर रही है, तब भी आपको क्या लिखना पड़ेगा भाई, एक्सपेंस। क्या कहलाएंगे, यूटिलिटीज एक्सपेंस, यूटिलिटीज एक्सपेंस। इसके अलावा आपने गुड्स बना के किसी और शॉप पे, कहीं और होलसेलर रिटेलर को भिजवाई है ताकि सेल हो जाए, तो भाई बना के आप जब ट्रांसपोर्ट का सहारा ले रहे हो, आपकी ट्रांसपोर्टेशन की कॉस्ट आ रही है बिजनेस को चलाने के दौरान, ये भी क्या होगी भाई, ट्रांसपोर्टेशन एक्सपेंस। क्लियर है। इसके अलावा एडवर्टाइज चला रहे हैं, एडवर्टाइजिंग एक्सपेंस। ठीक है जनाब। तो जितने भी आपके पास, जितनी फैसिलिटीज आप दूसरों की यूज कर रहे हो, या फिर आपने किसी से गुड्स परचेज कर लिए, वो सब क्या है आपके लिए, एक्सपेंस। क्लियर है यहाँ तक। इसमें 5 पॉइंट्स आपके पास आए होंगे तकरीबन। ये हमने 2 पॉइंट्स यहाँ रेड पे लिखे हैं, कुछ पॉइंट्स हमने प्रीवियस डिस्कस कर लिए थे। तो आप एक्सपेंस को कैसे समझोगे, कौन सी इस फैमिली में आएंगे, भाई जो इन नेचर के होंगे। आप जब एसेट को तब्दील होता हुआ देखोगे, तो उसको मान लोगे एक्सपेंस है। जब एसेट की नॉन करंट एसेट की वैल्यू में रिडक्शन देखोगे, उसको मान लोगे कि ये एसेट है, सॉरी एक्सपेंस है। इसी तरह एसेट को कन्वर्ट होता हुआ देखोगे, तो वो क्या हो जाएगा, किसमें कन्वर्ट होगा, एक्सपेंस में। बिजनेस को जितने भी आपके सामने ऑपरेशंस हो रहे हैं, अच्छा, चाहे वो आपका मेंटेनेंस का भी हो, मेंटेनेंस भी क्या है, मेंटेनेंस भी आपके लिए एक्सपेंस है। ठीक है। इसके अलावा और भी चाहे वो कोई भी हो, वो सब आपके लिए क्या हो जाएंगे भाई, एक्सपेंस। क्लियर है। यहाँ तो कोई सवाल। हाँ, आप रेंट की बिल्डिंग यूज कर रहे हो तो रेंट भी एक्सपेंस है। सही है। तो यहां तक आपके पास क्या हो गया, एक्सपेंस की डेफिनेशन और उनके मेंबर्स आ गए। यहां तक कोई सवाल। ठीक है जनाब, आगे बढ़ते हैं। फिर हमने क्या क्या चीजें पढ़ ली हैं, एसेट, एक्सपेंसेस, लाइबिलिटी, रेवेन्यू। अब आता है कौन सा भाई, इक्विटी। अब अगर सिंगल ओनर है, अगर सिंगल ओनर है तो क्या कहलाएगी, ओनर्स इक्विटी। अगर मोर देन वन है, 2% है, 2% से ज्यादा है, जैसे हमने पढ़ा था टाइप्स ऑफ बिजनेस में, तो वहां क्या होगा, पार्टनर्स इक्विटी, क्योंकि पार्टनर्स की इक्विटी है। तीसरा हमने पढ़ा था लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, तो अगर वहां पे आपको इक्विटी मिलेगी तो वो क्या कहलाएगा, शेयर होल्डर्स इक्विटी। इक्विटी के दो पार्टनर्स होते हैं, यानी समझ लो ये हाउस का नाम क्या है, इक्विटी। और इनके इनके अंदर कौन सी फैमिलीज रह रही हैं, दो फैमिलीज, एक है जनाब कैपिटल, और दूसरे का नाम क्या है भाई, ड्राइंग। क्या है, ड्राइंग।
कैपिटल मतलब एसिड ही कैपिटल एसेट होता है। है, मतलब कि जो हमें इन्वेस्ट करना हो। हाँ, इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? इन्वेस्टमेंट कौन कर रहा है? ओनर कर रहा है, बाय दी ओनर। ड्राइंग क्या? विथड्रॉ कर रहे हो ना, निकाल रहे हो। विथड्रॉ फॉर पर्सनल यूज। वो ओनर है, वो क्या कहते हैं, पार्टनर्स हैं या फिर वो शेयर होल्डर्स हैं। उन्होंने पर्सनल यूज के लिए, अपनी जाती जिंदगी के लिए जो कुछ भी निकाला, वो क्या है? उसकी ड्राइंग कहलाएगी। अच्छा जी, आपने कहा कैपिटल एसेट है, ऐसा क्यों कहा था? क्योंकि क्रिकेट में ही होता है, उसको हमें इन्वेस्ट करना होता है, वो कहीं नहीं इन्वेस्ट कर सकते। जब इन्वेस्ट करा था वो आपका क्या था? कैपिटल था। अब उसकी शक्ल दूसरी क्या हो जाएगी? एसेट भी, क्योंकि भाई आप क्या कर रहे हो? इन्वेस्टमेंट किस चीज की करोगे? कैश की करोगे। कैश क्या है? जब तुमने इन्वेस्ट कर दिया, इन्वेस्टमेंट भी है वो तुम्हारी, यानी कैपिटल भी है और एसेट भी बन जाएगा। ठीक है, जब इन्वेस्ट कर दोगे तब, क्योंकि ओनरशिप में होगा। इससे पहले भी इन्वेस्टमेंट से पहले तो पर्सनल यूज में था। बिजनेस के नजर से देखें, बिजनेस क्या वो एसेट, बिजनेस के लिए एसेट कहलाएगा कैश? आपने कहा कि ओनर चाहे बिजनेस में इन्वेस्ट करे ना करे, वो तो बिजनेस के लिए एसेट है। तो फिर एसेट क्या था? हमने पढ़ा था बिजनेस की ओनरशिप में हो। बिजनेस की ओनरशिप में क्या? बिजनेस की ओनरशिप में नहीं, वो तो ओनर की ओनरशिप में। बिजनेस और ओनर अलग है, याद रखिएगा। बिजनेस और ओनर अलग है। बिजनेस का ओनर से कोई लेना देना नहीं है। कौन कहता है? अकाउंटिंग कहती है। बिजनेस की लाइफ और जो आपके ओनर हैं उसकी लाइफ को अलग रख। ठीक है, तो बिजनेस के एसेट, एक्सपेंसेस, लायबिलिटी, रेवेन्यू अलग हैं। तो बिजनेस की नजर से हमने देखना है, ओनर की नजर से नहीं देखना। बिजनेस क्या कह रहा है? मेरे लिए एसेट कौन है? जो मेरी मिल्कियत में है, जिसको मैं कंट्रोल कर सकूं, जिससे मैं फायदा ले सकूं, वो मेरे लिए एसेट है। तो जब बिजनेस में आया, पैसा आया, अब इन्वेस्टमेंट क्यों कहलाएगी? क्योंकि भाई मालिक ने लगाया। अब दूसरा रूप इसने बदल लिया, एसेट बन गया। सेम इसी तरह से, जरूरी नहीं है वो कैश लगाए, वो आपको मोटर व्हीकल भी लगा सकता है। वो इन्वेंट्री भी, जाहिर सी बात है, अगर कोई उसने घर में कोई ऐसी चीज रखी हुई थी, अब उसने बिजनेस में लाने का सोचा कि भाई हाँ ले आता हूँ, कि मैं काम तो इसी का कर रहा हूँ, बनी भी रखी है, मैं इसको भी शामिल करके बेच देता हूँ, वो भी क्या कहलाएगा? भाई एसेट ही हो जाएगा। लेकिन जब तक वो ना लगाए तो वो आपका एसेट नहीं कहलाएगा। सेम इसी तरह से वो ड्राइंग किसी भी चीज की कर सकता है, वो कैश भी विड्रॉ कर सकता है, जो उसने गाड़ी लगाई थी वो भी विड्रॉ कर सकता है। हो सकता है कि भाई जो पहले उसने बिल्डिंग परचेज करी थी और बिजनेस को डेडिकेट कर दी थी, अब वो पर्सनल यूज के लिए यूज कर रहा है, उसने निकाल दी, तो वो जब पर्सनल यूज के लिए बात आ जाएगी तो उसका मतलब है ड्राइंग। ठीक है, सेम इसी तरह से वो शॉप चलाते थे, वो किराने की शॉप है, दाल चावल ये चीजें बेच रहे हैं। घर से फोन आ रहा है, कॉल आ रही है कि बीवी की कॉल आ रही है, 2 किलो चावल लेते आना, तो आपने इन्वेंट्री लगाई थी, वो आप क्या कर रहे हो? घर लेके जा रहे हो, वो भी क्या कहलाएगा? विड्रॉ। क्लियर है ये सारी चीजें? बिजनेस और ऑनर अलग है। हम हमेशा सोचते किसकी तरफ से? बिजनेस की तरफ से। कभी भी आप अकाउंटिंग में अकाउंटेंट या ऑनर की तरफ से नहीं सोचते। क्लियर है यहाँ तक? यहाँ कोई सवाल? आगे बढ़ते हैं। जब यहां तक आपको समझ में आ गया, तो ये जो हमने ऑनर और बिजनेस की बात कही थी, ये कहलाता है आपका बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहलाता है भाई? बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। क्या कहता है? बिजनेस और ऑनर अलग है। किसकी नजर में? आपके अकाउंटिंग की नजर में। और जो आपका कानून है वो इस चीज को नहीं मानता। किसके लिए नहीं मानता? सोल प्रोप्राइटर के लिए। सोल प्रोप्राइटर के लिए और आपके पार्टनर्स के लिए। कहते नहीं,
पार्टनर्स के लिए ना मानता, कह रहे हैं नहीं ये इनके लिए अलग है, बाकी इनके लिए भाई इनके लिए कानून की नजर में बात कर रही हूँ, अकाउंटिंग की नजर में नहीं। इनके लिए क्या कहता है कि भाई इनके लिए अलग नहीं है। अगर इन्होंने किसी से लोन लिया है या कोई और कर्जा चढ़ा हुआ है किसी को देना है, और वो तकाजा कर रहा है कि अपना पर्सनल एसेट घर से लेकर आए, कुछ भी करें हमें नहीं मालूम है, ये वापस करेंगे, ठीक है। लेकिन जो आपकी लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी है, जो आपके शेयर होल्डर्स हैं, शेयर होल्डर्स और जो कंपनी है उसको वो अलग मानते हैं। कौन अलग मानता है? कानून मानता है, साथ अकाउंटिंग भी। अकाउंटिंग वैसे तो इन तीनों को क्या कहती है, ये है ही अलग। अलग अकाउंटिंग करो बिजनेस के ओनर की और बिजनेस की। लेकिन कानून क्या कहता है, नहीं, मैं सिर्फ लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी को अलग मानता हूं, अदरवाइज जो दो आपके पास टाइप्स आ रही हैं उसको मैं अलग नहीं मानता, ठीक है। इसीलिए वहां पे लिखा जाता है लिमिटेड लायबिलिटी कंपनी, यानी अगर कोई डेट है तो बिजनेस जाने, ओनर को इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। यहाँ तक सवाल, यहाँ तक समझ में आया? आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी, फिर आ जाते हैं हम अपने कोर्स पे। अच्छा जी, फाइनेंशियल अकाउंटिंग बेटा, आप FA2 की बात कर रहे हो, तो फाइनेंशियल अकाउंटिंग है क्या FA2 में? मेंटेनिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स। हमने FA1 पढ़ी थी, वो क्या था? रिकॉर्डिंग फाइनेंशियल रिकॉर्ड्स या फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को वहां रिकॉर्ड करना सीखते हो। वहां रिकॉर्ड करना सीखते हैं, यानी वैल्यूएशन आपको कराई गई थी, किस वैल्यू पे कब करनी भी है कि नहीं करनी है, तो वहां सब आप रिकॉर्डिंग करना सीखते हो। यहाँ आपने मेंटेन करना सीखना है, ठीक है। टोटल आपके पास कितने पार्ट्स आ रहे हैं? 3 पार्ट्स आ रहे हैं। कौन कौन से आपके पास पार्ट्स आ रहे हैं भाई? A पार्ट है, B पार्ट है और C पार्ट है। अब A पार्ट के कितने चैप्टर्स हैं आपके पास? 4 चैप्टर्स हैं। ये आपके बिल्कुल बेसिक हैं जो आपने FA1 में भी पढ़े होंगे। इसके बाद आपके पास पार्ट B में 5 से लेके भाई 11 तक आपके पास आ रहे हैं, ठीक है। और बाकी पार्ट C में सिर्फ 2 चैप्टर्स हैं। तो टोटल आपके पास 13 चैप्टर्स होंगे। 13 चैप्टर में से जो 4 हैं वो तो आपके रिवीजन ही समझ रहे हैं, बाकी के आपके रिमेनिंग क्या होंगे, इसमें आपके नए चैप्टर्स के तौर पर आ रहे हैं। लेकिन कुछ कुछ चैप्टर से आप फेमिलियर हो गए, क्योंकि आपने प्रीवियसली FA1 में आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट्स बनाना सीख चुके थे। यहाँ पे भी कुछ आएंगे, लेकिन थोड़े बहुत एडिशन और कुछ इस तरह से करते। यहाँ तक ठीक है? क्लियर है यहाँ तक? चले जी, आते हैं सबसे पहले चैप्टर की तरफ। सबसे पहले चैप्टर कौन सा है भाई? एसेट्स, लायबिलिटीज एंड द अकाउंटिंग इक्वेशन। चैप्टर में आप क्या पढ़ेंगे? वही फंडामेंटल अकाउंटिंग बेसिक प्रिंसिपल्स, बुक कीपिंग वगैरह बेसिक आप चीजें पढ़ोगे इन 4 चैप्टर्स में, ठीक है जनाब। बिजनेस किसे कहते हैं? बिजनेस हमने समझा था, बिजनेस का मकसद क्या है ये आपको मैंने समझाया भी था। क्या मकसद है? प्रॉफिट अर्निंग। प्रॉफिट किसे कहेंगे? मेहनत से तो, कोई भी चीज सेल करके आपने सर्विस प्रोवाइड करनी। हाँ वो चीजें हैं। देखो, फॉर एग्जाम्पल, मैंने कहा कि मैंने मार्कर बनाया है। क्या कहा मैंने? मार्कर बनाया है। कितने की कॉस्ट आ रही है मेरे इस मार्कर को बनाने की? 10 की। तो क्या मैं इसको 10 पे ही सेल कर दूं? नहीं, मैं क्या करूंगी इसमें? कुछ एडिशन हो सकता है, 2 रुपए हो सकता है, 3 रुपए। तो भाई मैंने जितनी एडिशन, फॉर एग्जाम्पल 5 रुपीज ऐड करके इसको सेल करना है, तो भाई ये 5 रुपीज क्या है मेरे लिए? प्रॉफिट है। क्या है? प्रॉफिट है। इक्वेशन आपके पास बनती है कॉस्ट प्लस प्रॉफिट इज इक्वल टू सेल्स या सेलिंग प्राइस। क्लियर है? यानी सेलिंग प्राइस कितने हो जाएंगे? 15। तो हम क्या देखते हैं? कॉस्ट से एक्सेस जितनी आपको मिल रही है वो क्या है?
कॉस्ट क्या है? इटसेल्फ एक्सपेंडिचर है, एक्सपेंडिचर से ज्यादा जितना आपको मिल रहा है वो क्या है? प्रॉफिट है। ये याद रखिएगा। प्रॉफिट की आपको यहाँ डेफिनेशन भी मिल रही है, इट इज द एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। और लॉस क्या होगा? इसी का अपोजिट। ठीक है, एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर ओवर इनकम। क्लियर है? यहाँ तक क्लियर है? तो भाई प्रॉफिट का मकसद क्या है? प्रॉफिट क्या है? प्रॉफिट का मकसद ही है आपके पास प्रॉफिट अर्न करना। प्रॉफिट किसे कहेंगे? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर। रीड करें जल्दी से इसको। business will be defined in various ways. Its purpose to make of पॉसिबल है? for मार्केट बहुत ज्यादा ही बड़ा हो गया, बहुत बड़ा हो गया। थोड़ा सा इसको देखिए आप। विजिबल है? ऊपर वाली लाइन पढ़ रहा था वो ऊपर नीचे देख लीजिए। business may be defined in various ways. Its purpose to make a profit for investors. Profit is the excess of income or expenditure. So, before tackling nuts and bolts of accounting, it is worth considering what we mean when we talk about a business. A business is a commercial or industrial concern which exists to deal in a manufacture, resale, or supply of goods and services. A business is an organization which uses economic resources to create goods or service which customers will buy. A business is an organization providing for people to work in. A business invests money in resources. It buys it buys building machinery, etc. It pays employees in order to make even more money for it. In last definition, money to make more money introduce the important idea of profit business entities vary in character, size, and complexity. They, they range from very small business, the local shopkeeper or plumber, to very large multinational, but the objective of earning profit is common to all of them. ठीक है। तो बिजनेस आप किसे कहोगे भाई? आप बिजनेस की बहुत सारी मुख्तलिफ डेफिनेशन सामने रख, आप चाहे वो शॉर्ट रेंज में करो या फिर बड़ी रेंज पे काम करो, जिस स्केल पे आप काम कर रहे हो, सिंगल ओनर के तौर पे, आप पार्टनर्स के तौर पे, या फिर मल्टीनेशनल, जो भी आप काम कर रहे हो, आपका मकसद क्या होता है? बीइंग अ बिजनेस, उसका मकसद ही प्रॉफिट अर्न करना है। अब या तो वो गुड सेल करके या फिर सर्विस प्रोवाइड करके, जैसे भी चाहता है वो अपने बिजनेस से अर्न करता है प्रॉफिट। ठीक है, इकोनॉमिक रिसोर्सेज आप यूज कर रहे होते हैं। इकोनॉमिक रिसोर्सेज क्या है वो आपको पता होती है। ठीक है, तो भाई यानी कि जो मॉनेटरी आपको टर्म प्रोवाइड करते हैं वो सारी आप क्या कर रहे होते हो? यूज कर रहे होते हो। फिर जिन जिन लोगों को आप यूज कर रहे होते हो, जो आपके पास इकोनॉमिक रिसोर्सेज आपके पास आ रही होती है, जैसे लैंड, लेबर, कैपिटल, आप इन चीजों को यूज करते हो, तो भाई लेबर भी आपके पास क्या है? वो प्रोवाइड करोगे उनकी सर्विस के मतलब जो भी उनकी सर्विस होगी उसके अगेंस्ट उनको सैलरीज या वेजेस जो भी आप दोगे। तो भाई आप क्या कर रहे हो? बिजनेस का मकसद ही क्या है? बिजनेस का मकसद प्रॉफिट अर्न करना है। आप कोई भी डेफिनेशन पढ़ लो, जो भी काम देखोगे, मकसद क्या है? कि आप या तो कुछ बेच के कमा रहे होगे, बना के बेच रहे होगे, या बना बनाया बेच रहे होगे, या सर्विस प्रोवाइड करके। मकसद आपका कमाना है, और कमाना क्या? प्रॉफिट अर्न करना होता है। रिस्क होता है इसमें, आप फेल भी होते हो, आप लॉस भी बेयर करते हो, लेकिन अल्टीमेट मकसद क्या होता है बिजनेस का? भाई प्रॉफिट अर्निंग। क्लियर है यहाँ तक? अच्छा जी, फिर लॉस का मैंने बताया। लॉस क्या है? इसके अगेंस्ट, यानी प्रॉफिट क्या है? एक्सेस ऑफ इनकम ओवर एक्सपेंडिचर, वहां इसके अगेंस्ट है, उलट है। क्या? एक्सेस ऑफ एक्सपेंडिचर या एक्सपेंसेस ओवर इनकम। ठीक है, यानी मैंने आपको एक कॉस्ट बताई थी 10, और उसमें मैंने 5 रुपीज ऐड कर दिए।
अगर तो मुझे मजबूरी है, कोई भी रीजन हो सकता है कि भाई कॉस्ट आपकी 10 है, सही है, और मुझे इसको सेल करना पड़ रहा है, किस पे भाई, सेल करना पड़ रहा है आपको फॉर एग्जाम्पल 8 पे, तो ये 2 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, ये 2 रुपीज का जो डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है आपका लॉस। उल्टा लिख दिया, ये जो आपका 2 रुपीज का डिफरेंस आ रहा है, ये क्या है आपका लॉस। ठीक है, तो क्योंकि आपकी कॉस्ट कितनी है 10, सेल कितने कर रहे हो 8 पे, तो ये 2 रुपीज का डिफरेंस है, ये आपका लॉस। ठीक है, यहाँ तक समझ में आया। आगे बात करते हैं, एसेट्स किसे कहते हैं, लाइबिलिटीज किसे कहते हैं, वो अभी हमने डिस्कस कर लिया। करंट, नॉन करंट, नॉन करंट में भी मैंने आपको बताया था कि नॉन करंट एसेट की भी दो टाइप्स होती हैं, एक होता है टेंजिबल नॉन करंट एसेट, एक होता है इंटेंजिबल नॉन करंट एसेट। ठीक है, लाइबिलिटीज भी मैंने आपको बताई है। देन बिजनेस क्या है, सेपरेट है ऑनर से, और किससे भाई, बिजनेस और ऑनर दोनों अलग हैं, इन दोनों को अलग करने का रीजन क्या है, सिर्फ आपको अकाउंटिंग अकाउंटिंग ने कह दिया कि ऑनर और बिजनेस को अलग रखो, तो आपने मान लिया, क्यों, रीजन, क्यों ऐसा कह रही है, वजह होती है ना भाई, अकाउंटिंग प्रिंसिपल बने, मेथड बने, इसी रीजन की वजह से। वो ओनर अलग है और बिजनेस अलग हम्म आपका कॉन्सेप्ट आता है कि बिजनेस को ऑनर से अलग रखो, ऑनर को बिजनेस से अलग रखो, यानी आप अकाउंटिंग करो बिजनेस की, ऑनर के पर्सनल एसेट से, पर्सनल एक्सपेंसेस से, पर्सनल लाइबिलिटी से इस बिजनेस का लेना देना नहीं होना चाहिए, नहीं होगा, क्यों, रीजन, है। इन बिजनेस के क्या रूल्स होते हैं। बिजनेस के नहीं, ये हम अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, अकाउंटिंग कह रही है हमें ऐसा, तो बीइंग अकाउंटेंट आपको माननी पड़ेगी जो अकाउंटिंग कह रही है, लेकिन क्यों कह रही है भाई, रीजन होगा ना इसको कहने का, ये प्रिंसिपल है आपका, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल है एक, आप समझ लो कि लॉ है, पॉलिसी है उसकी, क्यों, वजह क्या है। हाँ बोलो बोलो। बिजनेस जो है अपनी एक अलग हाउस बना के चलता है और ओनर जो है उसको अलग करता है। अच्छा, यानी अलग अलग चल रहा है इस वजह से, देखो अलग अलग चल रहा है, क्यों चल रहा है, क्योंकि हमें अकाउंटिंग ने कहा एग्जाम्पल के तौर पे, अब देखें भाई, अब बिजनेस किसका है, ओनर का है, आप ये भी एक क्लेम कर सकते हैं, तो एटलीस्ट उसका ही, तो हम इसको क्यों अलग अलग लिखे हैं, अब जरा देखना, एसेट आप किसे कहोगे, जो भाई मिल्कियत में हो, किसकी, बिजनेस की मिल्कियत में, है ना। अब फॉर एग्जाम्पल आपके पास एसेट कितना है, बिजनेस के पास एसेट कितना है 20,000 का, और ओनर के पास उसका पर्सनल एसेट कितना है 80,000 का, पर्सनल है, बिजनेस उसको यूज ही नहीं कर रहा है, बिजनेस उसको यूज नहीं कर रहा है, ठीक है, वो किसका है, ओनर का है। अब जरा अगर आप फाइनेंशियल स्टेटमेंट पर आओ, सोचो कि अगर हम दोनों को कंबाइन करते, तो क्या आप सिर्फ 20,000 लिखते, नहीं, आप तब लिखते कि भाई नहीं, एसेट तो आपके पास कितना है 1 लाख का, फाइनेंशियल स्टेटमेंट में आप लिखते हो ना कि एसेट टोटल कितने 1 लाख के, अगर आप कंबाइन करते तो, अब यही चीज आपके यूजर्स के सामने भी आती, वो क्या कहते हैं, हाँ भाई इनके तो 1 लाख का है, इम्प्रेस होते, आपसे जुड़ने की कोशिश करते, जरा सोचो, आपकी बिजनेस की क्या वो चीज है, नहीं है, तो ये तो फॉल्स इंप्रेशन जा रहा है, फेथफुल तो नहीं हुआ, फिर आपके पास वैल्यूज नहीं आ रही हैं, एसेट तो भाई हकीकत के तौर पे किसका है ज्यादा, ओनर का, ओनर की अपनी जायदाद है, अपने उसके बाप दादा से आया है, अपना बैंक बैलेंस है, कहीं और से ला रहा है, वो बिजनेस में सिर्फ 20,000 उसका एसेट है, और नहीं है, तो एसेट क्या दिख रहा है, ओवर स्टेट हुआ हुआ, क्लियर है, क्या दिख रहा है, ओवर स्टेट हुआ हुआ, सेम इसी तरह से अगर हम उसके जिम्मे लाइबिलिटीज को भी देखें, इन केस भाई यहाँ कोई लाइबिलिटी है ही नहीं, जीरो है, नील है, और यहाँ आपको दिख रही है 40,000 की, यहाँ पे भी ओवर स्टेट हुआ हुआ है,
है ही नहीं आपके बिजनेस की, तो अगर हम कंबाइन बनाते तो भाई आपको बिजनेस की भी लायबिलिटी दिखानी पड़ती, जो कि है ही नहीं बिजनेस की। यानी फेक इंप्रेशन जा रहा है, गलत जा रहा है। सेम इसी तरह से अब ये इनकम कहीं और से जनरेट कर रहा है, इसकी अपनी, फॉर एग्जाम्पल ये जॉब भी करता है और जगहों पे ई कॉमर्स का भी बिजनेस है, ये बिजनेस अलग है, और ई कॉमर्स का पर्सनल जॉब वगैरह सब अलग है। उससे कितना अर्न कर रहा है, 1 लाख। जबकि हम अपने इस बिजनेस की इनकम देखें भाई कितनी है, जस्ट 20,000। अब अगर हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट मर्ज करके दिखाते तो कितना दिखाते, इनकम 1,20,000। तो ये तो गलत बात होती, ये कहीं और से 1 लाख कमा रहा है। बिजनेस की जस्ट इनकम कितनी है, 20,000। तो हम कहीं पे भी ओवर एग्जैचुरेटेड नहीं करते। आप जितना होता है फेयर वैल्यू दिखाते हो, जितनी इनकम बन रही है उतना दिखाते हो। इसके एक्सपेंसेस जितने होंगे उतने दिखाओगे बिजनेस के। इसके अपने फॉर एग्जांपल एक्सपेंसेस जस्ट 10,000 है, और इसके अपने एक्सपेंसेस फॉर एग्जांपल 100K। अपनी जिंदगी में वो पार्टी कर रहा है, वो टूर पे जा रहा है, वो पाकिस्तान टूर पे, वर्ल्ड टूर पे, कहीं पे भी जा रहा है। अपने एक्सपेंसेस उसके इंडिविजुअली कितने हैं, 1 लाख के, यहाँ कितने हैं, जस्ट 10,000 के। तो इस तरह से हमें तो ज्यादा दिख रहे हैं। हमें ओवर स्टेट नहीं करना, हमें अंडर स्टेट नहीं करना, फेयर वैल्यू दिखानी है, फेयर प्रेजेंटेशन करनी है। इस वजह से आप क्या करते हो, ऑनर और बिजनेस को अलग रखते हो। ये भाई जाती जिंदगी में भले उसके कुछ भी हो रहा है, हमें अकाउंटिंग सिर्फ बिजनेस की करनी है। बिजनेस के पास जितनी एसेट है उतना दिखाओ, जितने उसके जिम्मे लायबिलिटीज है उतना दिखाओ, जितनी वो अर्निंग कर रहा है उतनी इनकम दिखाओ, जितने वो एक्सपेंसेस बेयर कर रहा है उतना दिखाओ, ज्यादा कुछ नहीं। क्लियर है यहाँ तक ना, इसको रीड करें। For accounting purpose, it is important to keep business assets and liabilities separate from the personal assets and liabilities of the proprietor. A business is always treated as a separate entity from its owners. For accounting purpose, this is known as a business entity concept. ठीक है, मैंने आपको बताया कौन सा कॉन्सेप्ट कहलाता है, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। अच्छा जी, फिर आपके पास ये कुछ टर्म्स आती हैं। टर्म्स क्या हैं, उसी से रिलेट कर रहा है भाई। आपने कहा मैं बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट एक कॉन्सेप्ट है, यहाँ तो आपको बिजनेस भी अलग दिख रहा है, एंटिटी भी अलग दिख रही है, तो ये क्या चीज है। देखो, एक है ब्रॉडर टर्म, एक है थोड़ी नैरो टर्म। मतलब क्या है, आपके पास बिजनेस है। बिजनेस का मतलब मैंने क्या कहा था, बिजनेस किसे कहेंगे, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम करे। ठीक है, जो सिर्फ प्रॉफिट के लिए काम कर रहा है वो क्या है, बिजनेस है। तो ये एंटिटी किसे कहेंगे, बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट अलग है, ये अलग अलग टर्म्स है। एंटिटी किसे कहेंगे, जिसमें दोनों ही बातें आ जाएं, बिजनेस भी और नॉन बिजनेस भी। यानी एंटिटी एक ऐसा पूल है जिसमें प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन भी आ सकती है, नॉन प्रॉफिट भी आ सकती है। किसमें, एंटिटी में। बिजनेस में एंटिटी नहीं आ सकती, क्यों, एंटिटी का मतलब क्या है, प्रॉफिट और नॉन प्रॉफिट दोनों। जबकि बिजनेस का मतलब क्या है, सिर्फ प्रॉफिट, प्रॉफिट के लिए काम करेगा। एंटिटी दोनों हो सकती हैं, प्रॉफिट के लिए भी काम कर सकती हैं, वेलफेयर के लिए भी काम कर सकती हैं। ये बात क्लियर हुई। सेम इसी तरह से आपके पास कंपनी और फर्म में भी सेम इसी तरह, ब्रॉडर टर्म और नैरो टर्म। ठीक है, इसको पढ़ें। कंपनी का क्या मतलब है, Entity constituted यहाँ खुद आपको दिख रहा है क्या है, कंपनी इज एन एंटिटी। in a particular legal form usually involving even immediate liability for its members. Companies may need is not to be business. For example, many charities are also constituted as companies. फर्म पढ़े, फर्म A firm is much मेजर टर्म। bigger firm. It is sometimes used loosely the sense of business for a company. Some writers usually try to restrict its meaning that of an इनकॉर्पोरेटेड। unincorporated business
Not business is constituted not constituted as a company, for example, a partnership. मतलब क्या हुआ? एक है इसकी वेजेड टर्म, एक है इसकी नैरो टर्म, ठीक है। यानी कि कंपनी में आपको क्या दिख रहा है? इट इज एन एंटिटी कंस्टिट्यूटेड इन अ पर्टिकुलर लीगल फॉर्म, लीगल फॉर्म में होगी, यूजली इन्वॉल्विंग लिमिटेड लायबिलिटी फॉर इट्स मेंबर्स। कंपनीज नीड नॉट बी बिजनेसेस, यानी बिजनेस नहीं तो उसका मतलब क्या है? प्रॉफिट नहीं, ठीक है। मैनी चैरिटीज आर कंस्टिट्यूटेड एज कंपनीज। ये बात समझ में? बिजनेस की जब बात आती है इसका मतलब है प्रॉफिट है। अच्छा, फर्म क्या है? एज अ मर्ज टर्म, इट इज समटाइम यूज लूजली इन द सेंस ऑफ अ बिजनेस। ये किस तरह से यूज हो रहा है कि कभी कभार ये बिजनेस या कंपनी के सेंस में यूज हो रहा है। फॉर्म ऑफ कंपनी है ना, ये आप हम ये मिक्सअप कर रहे होते हैं, दोनों के समझने में फर्क है। जैसे अभी हमने एंटिटी और बिजनेस को समझा था कि आप हर एंटिटी को क्या कहते हैं, बिजनेस और नॉन बिजनेस हो सकते हैं, एंटिटी के अंदर दोनों हो सकते हैं। यानी अगर किसी चीज को एंटिटी कह रहे हो तो हो सकता है वो एंटिटी बिजनेस भी कर रही हो, वो हो सकता है कि वेलफेयर के लिए काम कर रहे हो। लेकिन बिजनेस किसी स्पेसिफिक बिजनेस को, यानी किसी ऑर्गेनाइजेशन में प्रॉफिट अर्निंग हो रही है तो आप उसको एंटिटी नहीं कह सकते। तब क्लियर है? सेम इसी तरह आपके पास कंपनी और फर्म में भी डिफरेंस आता है। तो हम उसको कंपनी में कह रहे हैं ना, तो अकाउंटिंग की नजर में ऐसा है। हम देखो नॉर्मली हम बहुत सारे यूज कर रहे होते हैं। अब एग्जाम्पल के तौर पे हम अपने घरों में विंडोज यूज कर रहे होते हैं, क्या कहते हैं? विंडो लगी हुई है, कंप्यूटर की विंडो भी है, हर एक की लैंग्वेज अलग है। तो हम जस्ट अभी अकाउंटिंग पढ़ रहे हैं, जो बिजनेस की लैंग्वेज है, बिजनेस के वो वर्ड्स बिजनेस के लिए क्या मायने रखते हैं, हमारे लिए तो कुछ भी मायने रखते हैं। हमारे लिए तो एक्सपेंस क्या है भाई? कहते हैं आपने पैसा दे दिया, एक्सपेंस है, लोग सोचते हैं। लेकिन क्या अकाउंटिंग ये चीज सोचती है? नहीं। सेम इसी तरह से उन्होंने कहा कि मैंने तो पैसा अर्न कर लिया, यानी बच्चे ने फीस ला के दी और उसने अर्न कर लिया, तो क्या वाकई वो फीस उसने अर्न करी है? जरूरी नहीं है, जब तक वो सर्विस ना प्रोवाइड कर दे। वो लिखता है मेरे लिए लाइबिलिटी है, वो क्या लिखेगा इस चीज को? लाइबिलिटी, ठीक है। तो वो उस टाइम तक उस चीज को, क्योंकि पैसा तो उसके पास आ गया, कैश आ गया। दूसरी चीज क्या हो रही है? क्रेडिट लाइबिलिटी। एडवांस आपके पास आया, एडवांस क्या है? इटसेल्फ एक लाइबिलिटी है। जब वो लाइबिलिटी खत्म हो जाएगी, उसने पूरी सर्विस दे दी होगी या जितनी सर्विस वो प्रोवाइड कर देगा उतनी वो क्या बदल जाएगी? लाइबिलिटी बदल के इनकम बन जाएगी। क्लियर है? तो हमारे और अकाउंटिंग की समझ में थोड़ा फर्क आता है। यहाँ तक क्लियर है? आगे बढ़ते हैं। अच्छा, इससे रिलेटेड आपके पास एक छोटी सी आ रही है अकाउंटिंग इक्वेशन। अकाउंटिंग इक्वेशन क्या है? सब जानते हैं, एसेट किसके बराबर होता है? कैपिटल प्लस लायबिलिटी के। और इस अकाउंटिंग इक्वेशन के मायने हमने समझे थे। क्या ये अकाउंटिंग इक्वेशन क्या बता रही है? बिजनेस की फाइनेंशियल हेल्थ, बिजनेस की फाइनेंशियल वेल्थ, बिजनेस की फाइनेंशियल पोजीशन को बता रही है। ये बिजनेस कहाँ स्टैंड कर रहा है इन फ्यूचर, क्या वो सरवाइव कर सकेगा, या अभी एग्जिस्टिंग पोजीशन में उसको क्या स्ट्रेटेजी अपनानी चाहिए कि वो आगे सरवाइव कर सके, कैसे उसको मैनेज करना चाहिए। तो ये तमाम पता कैसे चलेगा? ये तमाम चीजों का पता ही उसकी फाइनेंशियल हेल्थ, उसकी सेहत देख के, फाइनेंशियल सेहत जो उसको बताएगी वो पता चलेगा। अच्छा जी, फिर आपके पास क्या रहे? ये इक्वेशन, ये क्वेश्चन हमारे पास FA1 में भी आ चुका है, वही आ रहा है, वही रिपीट हो रहा है। क्या लिखे हैं? ऑन 1 September 2008, Curtin Wilder decides to open up a stall in the market to sell West Indian fruit and vegetables. He has saved up some money and has $1,000 to put in his business. ठीक है। अब जब उसने बिजनेस में ये पुट करे, तो जरा मुझे इक्वेशन बताएं क्या होनी चाहिए, कैसे लिखनी चाहिए इसको। एसेट इज इक्वल्स टू कैपिटल प्लस लाइबिलिटीज, ऐसा ही होता है ना? तो अब मुझे बताएं।
हाँ जी, क्या लिखा? 1000 फुट कर रहे हैं ना, तो ये कैपिटल। कैपिटल है जो आपके बिजनेस में इन्वेस्ट कर रहा है। जाहिर सी बात है, कौन कर रहा होगा? ऑनर कर रहा है, या अगर बाहर से आ रहा है वो भी क्या हो रहा है? इन्वेस्टर कर रहा है। यहाँ कौन है? ऑनर है। यहाँ आपको पता चल रहा है किस डेट पे काम हो रहा है, कौन कर रहा है, इन्होंने क्या ओपन करा है, कहाँ करा है, वो सब पता चल रहा है। किस चीज का बिजनेस कर रहा है। ठीक है, तो इन्फॉर्मेशन को बेटा ऐसे पढ़ना जैसे उसमें से नुक्ताचीनी कर रहे हो, उसमें से बाल की खाल निकाल रहे हो। अब फर्स्ट टाइम आप पढ़ रहे हो, एटलीस्ट आपने उसको ब्रेक डाउन करना है। यानी एक पूरा सेंटेंस है, उसमें कुछ वर्ड्स पढ़ो। अगर बहुत लंबी लाइन है उसको हाफ करो, बहुत लंबी है उसमें से भी हाफ करो, कि आपको शुरू की लाइनों में क्या समझ में आ रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या दिख रहा है? ऑन 1 सितंबर 2008। क्या पता चल रहा है? डेट पता चल रही है। किसने ये डिसाइड करो ओपन करने का, वो पता चल रहा है। तो यहाँ तक एक बात तो आपको कंप्लीट हो रही है। कहाँ ओपन कर रहा है, किस चीज का कर रहा है, ये सब आपको पता चल रहा है। अब फिर आपको नेक्स्ट लाइन से पता चल रहा है इसने सेव करा मनी और इसने क्या कर दिया? डाल दिया बिजनेस में। तो जब उसने इन्वेस्टमेंट कर दी है, क्या है भाई, जब इन्वेस्टमेंट कर दो बिजनेस में तो वो क्या हो जाएगा? कैपिटल। और साथ साथ जब इन्वेस्टमेंट हो जाती है तो वो बदल जाता है किसमें भाई? एसेट में। तो यहाँ क्या हो रहा है? आपके पास कैपिटल भी इंक्रीज हो रहा है और एसेट भी इंक्रीज हो रहा है। और हमें ये इक्वेशन का पता है भाई, कैपिटल और लायबिलिटी को जब आप ऐड करते हो तो एसेट के बराबर होना चाहिए। यहाँ आपके पास अभी फिलहाल कोई लायबिलिटी नहीं है, इसका मतलब है 1000 इधर भी है इज इक्वल टू के, और दूसरे साइड पे भी है। ठीक है जनाब, यहाँ तक क्लियर है? कोई कंफ्यूजन? अच्छा, मैं अभी ये चाह रही थी कि इस एग्जाम्पल को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। ठीक है, तो अभी यहाँ तक रखते हैं, इंशाल्लाह फिर इसी को हम नेक्स्ट क्लास में कंटिन्यू करें। इसकी लिंक मुझे शेयर करो। मैं भी बोलती हूँ उनसे।